नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 4 इसकी तीसरी क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले की दो क्लासेज में हमने ऑक्टेट रूल के बारे में सीखा, फॉर्मल चार्ज के बारे में जाना और हमने आयनिक बॉन्ड को गहराई से समझा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे वसेपर थ्योरी की, कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब हम संयुक्ता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, संकरण तथा हम सहसंयोजक बंध के बारे में भी बात करेंगे। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत किसी अणु के परमाणुओं के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण को 1940 में सिज्विक तथा पॉवेल ने तथा 1957 में नायोम तथा गिलेप्सी ने समझाया। इसके अनुसार अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्मों, संयोजित अथवा असंयोजित की संख्या पर निर्भर करती है। केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिनमें उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और मध्य की दूरी अधिकतम हो। इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं निम्नलिखित क्रम में घटती हैं। अब इसको आप जरा समझने की कोशिश करें, क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस प्रकार अरेंज हो जाते हैं, चाहे वो लोन पेयर के हों चाहे वो बॉन्ड पेयर के हों, यानी कि चाहे वो बॉन्ड बना रहे हों उनके इलेक्ट्रॉन हो या फिर वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन हो, संयोजित हो अथवा असंयोजित, वो इस प्रकार अरेंज होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। अब वो प्रतिकर्षण न्यूनतम की क्या सीमा होगी कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे कम बॉन्ड पेयर में। यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यदि एक से अधिक उपस्थित हैं तो उनमें प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा, उससे कम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध युग्म होगा, और सबसे कम होगा बंध युग्म और बंध युग्म में। तो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, यानी कि उनका स्थायित्व अधिकतम हो, और प्रतिकर्षण की ये उन्होंने क्रम लिखा हुआ है। अब जरा यह व्यवस्था देखें। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कुल 2 है। यहाँ देख रहे हैं आणविक ज्यामिति कैसी होगी, इसकी रेखीय होगी। दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने होगा, 180 डिग्री का। आप समझ सकते हैं कि ये दो बंध युग्म हैं, ये अधिकतम दूरी पर कब होंगे, जब उनके बीच में 180 का कोण होगा। और उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं BeCl2 यानी कि बेरिलियम क्लोराइड और मरकरी क्लोराइड। तो आप यहाँ समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की हम व्यवस्था देख सकते हैं और उससे हम आणविक ज्यामिति निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन युग्म 3 है, आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन युग्म 3 है, तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो त्रिकोणीय समतलीय होगी। कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना का होगा, बॉन्ड एंगल होगा 120 का, क्योंकि कुल 360 होता है, 360/3 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 120। तो 120 का बॉन्ड एंगल होगा। आप देख रहे हैं ज्यामिति हमें क्या दिखा दे रही है, त्रिकोणीय समतलीय। एग्जाम्पल इसका BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसी तरह से यदि 4 बंध युग्म उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या यदि 4 हो, यानी कि बॉन्ड पेयर 4 हो, तो आप देख रहे हैं इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसे होगी, चतुष्फलकीय होगी। चतुष्फलकीय में ये इंटर न्यूक्लियर स्पेस में इस प्रकार अरेंज रहेंगे ये कि इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट होगा। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं CH4 और अमोनियम आयन, यानी कि मेथेन और अमोनियम आयन इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के आधार पर हम उसकी व्यवस्था देख सकते हैं, उसकी ज्यामिति, आणविक ज्यामिति क्या होगी वो समझ सकते हैं। और उदाहरण आपके सामने है, कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 5 है, यानी कि बॉन्ड पेयर 5 है। ये अब तक हम उन ज्यामितियों की बात कर रहे हैं या उन अणुओं की बात कर रहे हैं जिनमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसमें असंयोजित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जितने भी हैं वो सब बॉन्ड पेयर्स हैं। तो यदि बॉन्ड पेयर 5 है तो वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति। इसमें आप ऊपर नीचे जो देख रहे हैं वो अक्षीय कहलाता है, और ये जो देख रहे हैं बीच में ये भूमध्यीय कहलाता है। तो जो अक्षीय है आप उसको ध्यान से देखें, उसका बॉन्ड दोनों का कितना होगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और नीचे वाले का भी 90 डिग्री। लेकिन जो भूमध्यीय स्थिति पर उपस्थित है उनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो आपकी बात समझ में आ रही होगी कि इसमें 3 बॉन्ड एंगल होंगे 120 डिग्री के
और 2 होंगे 90 डिग्री के। एग्जाम्पल इसका PCl5। तो आपसे कोई पूछे PCl5 में किस प्रकार की ज्यामिति है, तो आप कहेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक और एग्जाम्पल देखिए, जब बंद युग्मों की संख्या 6 है, मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ, यहाँ अभी हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। जब बंद युग्म 6 है तो ये अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होंगे, यही तो कहा था कि कैसे होंगे, ये अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होने चाहिए जिससे कि इनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। तो 6 में ये अष्टफलकीय स्थिति में इकट्ठे हो जाते हैं, ये अष्टफलकीय स्थिति में ये अरेंज्ड हो जाते हैं। अब अष्टफलकीय में ऊपर नीचे भी देखें 90 का एंगल है, नीचे वाले में भी 90 का एंगल है, और जो भूमध्य स्थिति पर हैं उनमें भी कैसा है, 90 का एंगल होता है। यानी कि इसमें सभी 6 कोण 90 डिग्री के होते हैं। अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है और एग्जाम्पल है इसका SF6। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ एक लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, यानी कि आबंदी युग्मों के साथ साथ एकाकी युग्म भी उपस्थित हो। पहला हम देखें, मानो AB2E, यानी कि इसमें बॉन्ड पेयर तो कितने हैं, 2, और E मतलब उसमें लोन पेयर 1 है। तो इसकी ज्यामिति आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था त्रिकोणीय समतलीय यानी ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वह लोन पेयर ऊपर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण से ये जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा कम हो जाएगा। आकृति कैसी होगी, इसकी बेंट शेप्ड होगी, और उदाहरण हम देख रहे हैं इसका SO2 और O3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन इसके उदाहरण है। एक और देखें AB3E, बात आपके तुरंत समझ में आ गई होगी कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। इसकी जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फल की है, लेकिन इसकी आकृति देखें तो त्रिकोणीय पिरामिडीय हो गई है। त्रिकोणीय कैसे, नीचे जो बी दिखाई दे रहे हैं ये तो त्रिकोण है, और ऊपर एक पिरामिड किससे बना हुआ है, लोन पेयर से बना हुआ है। एग्जाम्पल इसका अमोनिया। इसी प्रकार से AB2E2, इसको समझे, इसका बात भी आपके समझ में आ गई। बी का मतलब 2 इसमें बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। जब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, नीचे आपने देख रहे हैं बी को हमने बॉन्ड पेयर समझा और उसको लोन पेयर, तो लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बहुत अधिक होगा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में। तो यही अगर ये बिल्कुल प्योर टेट्राहेड्रल होता तो बॉन्ड एंगल हमने कितने का देखा था, 109 डिग्री 5 मिनट का। आपने देखा 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल हम देख कर आए थे जब लोन पेयर नहीं था। लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ गया 1, तो अमोनिया की जो हम बात कर रहे थे पहले त्रिकोणीय पिरामिडीय, तो बॉन्ड एंगल प्रतिकर्षण के कारण घटकर कितना रह गया, 160 डिग्री रह जाता है। वहीं जब जल में हम देख रहे हैं, जल की स्थिति देख रहे हैं, AB2E2 प्रकार का देख रहे हैं, इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये और ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे। आपस में भी इनमें प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा लोन पेयर में, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी बढ़ जाएगा। इस कारण से इसका बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, ये 104.5 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार से AB4E, बॉन्ड पेयर 4 1 लोन पेयर, तो क्या हो गया, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। यहाँ आप देख रहे हैं त्रिकोणीय किस कारण से बन रहा है, ये 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर से, और 2 पिरामिड कैसे बन रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर से। इसकी जो होती है वो के शेप्ड भी कहते हैं इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, या इसको सीसॉ शेप भी कहते हैं। इसको सीसॉ को उन्होंने ढैकुली लिखा है, सीसॉ शेप या ढैकुली कहलाती है, या इसको के शेप भी कहते हैं, या इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या विकृत चतुष्फलकीय भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका SF4 है। AB3E2, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आपके सामने दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। कैसी आकृति दिख रही है हमें, टी शेप्ड है, तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है, लेकिन ये टी आकार का होता है। एक और बात यहाँ गहराई से समझें कि ये लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण से जो ऊपर और नीचे बी दिखाई दे रहे हैं, इनमें बॉन्ड एंगल 180 का नहीं होगा, बल्कि प्रतिकर्षण के कारण ये घटकर 177 डिग्री रह जाता है। इसी प्रकार से लिखा है AB5E, बात आपके समझ में आ रही होगी, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो 5 और 1 6 कुल मिलाकर बनेगी तो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसमें क्या बनेगा, ये वर्ग पिरामिडीय आकृति होगी, और एग्जाम्पल इसका BRF5 है। इसी प्रकार से AB4E2, इसमें 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, और ये कैसा है तो अष्टफल की ज्यामिति, लेकिन इसकी जो आकृति होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी या वर्ग समतलीय होती है, और उदाहरण आप देख रहे हैं XCF4। तो आपने ये देखा। अब जैसे यहाँ परिस्थिति देखें, यहाँ लोन पेयर ऊपर नीचे हैं, तो स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर के कारण से इसकी जो शेप है वो अगर अष्टफल की होता तो ऑक्टाहेड्रल होता, लेकिन क्या हो गया यहाँ बदलकर वर्ग समतलीय है,
उससे पहले सेम वही ऊपर देखें ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन वो कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि लोन पेयर के कारण से इनकी जो आकृतियां हैं वो बदल जाती हैं, वह नहीं रहती जो कि ज्यामिति में हम जब देख रहे थे, जब केवल लोन पेयर नहीं थे, केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे। संयोजकता आबंध सिद्धांत या कोवलेंट बॉन्ड थियरी, इसे 1927 में हाइटलर तथा लंदन ने दिया, जिसका विकास पोलिंग तथा स्लेटर में बाद में किया। इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु कक्षकों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन, संकरण तथा अध्यारोपण पर आधारित है। संयोजकता आबंध सिद्धांत को हाइड्रोजन अणु का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। यह ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन एक सिंपल मॉलिक्यूल है, उसको हम लेकर चलेंगे, हम समझेंगे कि हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, संयोजकता आबंध किस प्रकार बनता है, इसको समझने का प्रयास करें। माना दो हाइड्रोजन परमाणु, उनको हमने क्या नाम दे दिया, एक को ए और दूसरा का बी। उसको न्यूक्लियस हमने क्या दिया, एक को Na, दूसरे को Nb, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम ए है उसका न्यूक्लियस Na, जो हाइड्रोजन एटम बी है उसका न्यूक्लियस Mb। इन पर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पहले वाले को हमने क्या दिया, Ea डेजिग्नेट कर दिया, और दूसरे वाले को हमने डेजिग्नेट कर दिया Eb से। ये दोनों एटम्स जिन पर हमने कहा न्यूक्लियस Na और Nb हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन Ea और Eb हैं, ये दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं। किस लिए अप्रोच करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ समझने की कोशिश करें, जब ये पास पास आएंगे तो इनमें आकर्षण बल भी उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण बल भी होगा। यहाँ समझने की कोशिश करें, एक परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिवली चार्ज। तो एटम ए का नाभिक यानी कि Na और एटम बी का इलेक्ट्रॉन Eb, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसी प्रकार से एटम बी का न्यूक्लियस Nb और एटम ए का इलेक्ट्रॉन Ea, इन दोनों के बीच भी क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। और क्या होगा, एक खुद का एटम का न्यूक्लियस उसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य, इनमें भी आकर्षण बल होगा, यानी कि Na और Ea में, Nb और Eb में। तो यहाँ हम यह समझे कि आकर्षण किन में होगा, जब उनके जो आवेश है वो विपरीत होंगे, वो आवेश विपरीत होंगे। विपरीत कैसे होंगे, खुद का न्यूक्लियस हो और खुद ही का इलेक्ट्रॉन हो, सेकंड वाली बात, और खुद का न्यूक्लियस और दूसरे वाले एटम का इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये इनमें आकर्षण बल होगा। अब बात करते हैं प्रतिकर्षण बल की। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्योंकि समान आवेश के हो गए, उनमें प्रतिकर्षण, और दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, यानी कि Na और Nb में प्रतिकर्षण, Ea और Eb में प्रतिकर्षण। यहाँ आपके बात समझ में आ रही होगी, आप डायग्राम से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि प्रतिकर्षण किन किन के बीच होगा। Ea और Eb के बीच में देखो, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और Na और Nb के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण क्या होगा, खुद ही का इलेक्ट्रॉन, खुद ही का नाभिक, या खुद का नाभिक दूसरे का इलेक्ट्रॉन, उनमें होगा आकर्षण। तो आपको ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इस चित्र से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अब ये एटम एक दूसरे की ओर कब तक अप्रोच करेंगे, ये जब तक अप्रोच करेंगे जब तक आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से अधिक होगा। पहले आकर्षण बल अधिक होता है प्रतिकर्षण बल से, धीरे धीरे करके एक ऐसी स्थिति आती है जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स बराबर हो जाते हैं। अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस सिस्टम की मिनिमम एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। और जब ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं, वहीं उसी स्थिति में इन दोनों के बीच, दोनों एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। जब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं तो तंत्र की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, अर्थात तंत्र स्थायी हो जाता है और हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। अब वहां से देखिए, जहां लिखा हुआ पृथक्करण दूरी, वहां से दोनों एटम पास पास आ रहे हैं। ये अंतरनाभिक दूरी राइट साइड में बढ़ रही है और लेफ्ट साइड जाने पर कम हो रही है, तो हम यहाँ आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो धीरे धीरे करके ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से कम होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती चली जा रही है। आप देखें जीरो से कहाँ गई है, 435.8, इतनी एनर्जी बाहर निकल जाती है। और ये लास्ट में वो स्थिति दिखाई है जो सबसे नीचे दिखाई दे रही है, जहां पर दोनों एटम एक दूसरे के बहुत अधिक पास आ गए हैं, जहां आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं ने मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक आबंध बना लिया है। इस स्थिति में दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी कितनी है, 74 पिकोमीटर। तो हम कहेंगे
कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर। बॉन्ड की इतनी एनर्जी कम हो गई, यानी कि बॉन्ड स्टेबल हो गया। यदि इस बॉन्ड को तोड़ना होगा तो हमें इतनी एनर्जी यानी कि 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी है वो कितनी है, 435.8 किलो जूल पर मोल। तो हम दोनों बातों से कह सकते हैं, यदि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन एटम को गैसीय स्थिति में तोड़ना हो तो 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होगी। यदि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी बाहर निकल जाती है। एक और इसमें टॉपिक सीखें, वो है कक्षक अतिव्यापन अवधारणा या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। अणु निर्माण में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिकों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल समान हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि अणु का निर्माण जब होगा जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल समान हो जाएंगे तथा न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। इस स्थिति में परमाणु कक्षकों का एक दूसरे में आंशिक अंतर्भेदन परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहलाता है। बात को समझें कि जब ये दोनों एटम पास पास आ रहे हैं तो उनके ऑर्बिटल्स, चाहे वो s ऑर्बिटल हो या p ऑर्बिटल हो या d ऑर्बिटल हो, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कुछ आपस में ओवरलैप करेंगे, आपस में एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो पार्शियल अंतर्भेदन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु कक्षक अतिव्यापन या एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहते हैं। कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के अनुसार दो परमाणुओं के मध्य सह संयोजी आबंध का निर्माण संयोजकता कोश में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होता है। देखो, ये आप जानते हो कि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। यदि ये दोनों भरा हुआ है तो ये बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। बंध बनाने में कब भाग लेगा, जबकि उस ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अब दूसरा वाला भी हाइड्रोजन का एटम, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, पर शर्त यह है ये दोनों विपरीत चक्रण के होने चाहिए। एक के लिए यदि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ है तो दूसरे के लिए -½ होनी चाहिए। और ऐसे ऑर्बिटल जब एक दूसरे के पास पास आएंगे तो उनमें ओवरलैपिंग हो जाएगा, उनमें अतिव्यापन हो जाएगा और अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप उसमें कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ देखें, आप दो तरह का अतिव्यापन आपको दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग और एक नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग यदि हम pz को हम z एक्सिस पर मान के चलें, हम मान के चलें ये z एक्सिस पर, तो यहाँ pz के बीच में जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, इसको हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, समाक्षीय अतिव्यापन भी कहते हैं, तो उसमें इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से s ऑर्बिटल स्फीरिकल है और ये pz, ये भी जब आपस में एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यहाँ देखें, एक पर लिखा हुआ पॉजिटिव, एक पर लिखा है निगेटिव, ये ऋणात्मक अतिव्यापन है। आप समझ रहे हैं ना, ये कॉस वैल्यू है, ये आगे आप सीखेंगे। तो इनमें ये निगेटिव ओवरलैपिंग एग्जाम्पल है। इसमें देखें, इससे अगले वाले में भी जो F दिखाया है उसमें भी ये एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। इधर देखें, पाई और जब बॉन्ड बनता है या पाई ऑर्बिटल बनता है तो उसमें देखें दोनों पॉजिटिव साइड आपको दिखाई दे रही हैं, तो इनमें आपस में जो कैसा होगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। और उधर पॉजिटिव और निगेटिव दिख रहा है तो ये क्या होगा, ये निगेटिव ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ जो निगेटिव ओवरलैपिंग वाला है यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि पॉजिटिव ओवरलैपिंग जिनमें होता है उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये py और pz ये बता रखा है, इनमें भी ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा तब भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। तो जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सह संयोजी आबंध दो प्रकार के होते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड दो प्रकार के बनते हैं। एक बनता है सिग्मा बॉन्ड और एक बनता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बारे में जानें। यह सिग्मा बॉन्ड आबंधी कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सिरेवार अतिव्यापन अथवा अक्षीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखा था, उस समय हमने बात की थी कि या तो हम कहें इसका हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, ना दोनों का सिरेवार अतिव्यापन हो, या इनको हम कहते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो, समाक्षीय अतिव्यापन हो, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस डायग्राम को मैं आपको वापस दिखाता हूँ। आप देखो, ये जो पहला ए और बी दिखाई दे रहा है, इसमें ये समाक्षीय अतिव्यापन है, इसके कारण से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यह तीन प्रकार का होता है। पहला एस अतिव्यापन, जब एक एस कक्षक दूसरे एस कक्षक के साथ मिलेगा तो ये एस अतिव्यापन
कहलाता है। sp अतिव्यापन, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ मिलकर sp ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ भी सिग्मा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है या सिग्मा बॉन्ड बनता है। और p और p यदि ये सेम एक्सिस पर हैं, pz दोनों z एक्सिस पर हैं, तब भी इसमें pp अतिव्यापन होगा या pp ओवरलैपिंग होगी और इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। इसमें परमाणु कक्षक एक दूसरे के समानांतर तथा अंतरनाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं। आपने देखा जब p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे थे तब तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, लेकिन p और p जब आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, समानांतर अतिव्यापन करते हैं, अंतरनाभिकीय अक्ष के लंबवत अतिव्यापन करते हैं, तो कैसा बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा तथा पाई आबंधों की प्रबलता। सिग्मा आबंध में अतिव्यापन और पाई आबंध की तुलना में अधिक होता है, इसलिए सिग्मा आबंध की प्रबलता पाई आबंध से अधिक होती है। कि जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक होगी, बॉन्ड इतना ही स्ट्रांग होगा। तो होता क्या है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, किसमें होता है? सिग्मा बॉन्ड में, तो उसमें अतिव्यापन अधिक हो जाता है, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाता है, और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना मजबूत बंध। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तुलना में कैसा होता है? अधिक प्रबल होता है, अधिक मजबूत होता है, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, जबकि साइड टू साइड या जो हम कैसे कहते हैं सम पार्श्वी अतिव्यापन जब कराते हैं तो अतिव्यापन की मात्रा कम होती है, तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कैसा होता है? वीक होता है। दूसरा, दो परमाणुओं के मध्य पाई आबंध कभी अकेला नहीं बनता, यह हमेशा सिग्मा आबंध के साथ होता है। सिग्मा बॉन्ड तो अकेला मिल जाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड जब बनेगा जब पहले एक सिग्मा बन गया होगा, उसके बाद पाई बनेगा। पाई आबंध उन अणुओं में होता है जिनमें द्वि अथवा त्रि आबंध होते हैं। डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक सिग्मा दो पाई, अकेला पाई नहीं होगा। इसका मतलब पाई हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही मिलेगा। नया टॉपिक सीखे, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। असमान आकृति तथा लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षकों से समान आकृति तथा समान ऊर्जा के परमाणु कक्षकों के निर्माण को संकरण कहते हैं। अब यहाँ इसको बहुत गहराई से इस परिभाषा को समझोगे तो आगे समझ में आ जाएगा। कक्षकों की आकृतियाँ अलग अलग हैं, जैसे हम कहें मानो s ऑर्बिटल स्फीरिकल है, p ऑर्बिटल डंबल शेप है, d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप है। ऐसे असमान आकृति के कक्षक आपस में आए, इनकी ऊर्जाएं लगभग समान होनी चाहिए, लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं, जब ये इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो ऐसे ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी आकृति भी समान होती है और ऊर्जा भी समान होती है। ऐसे जो कक्षक बनते हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझें, जैसे मानो CH4 है। अब CH4 में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल है। अब हाइड्रोजन के साथ में जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, आपका समझ रहे हो, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कब? एक्साइटेड स्टेट में, है ना। तो एक s का उठ के एक्साइटेड स्टेट में किसमें चला जाता है? p में। तो अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन से, तो एक तो होगा ss ओवरलैपिंग से, 3 होगा sp ओवरलैपिंग से। तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है कि पहले कार्बन के चारों ऑर्बिटल यानी कि एक s और 3 p जो एक्साइटेड स्टेट में आए हैं, वो आपस में इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे। अब s अलग आकृति का है, p अलग आकृति का है, इनकी ऊर्जाएं लगभग समान है, लेकिन जब ये आपस में मिक्स होंगे और 4 नए sp3 ऑर्बिटल बनाएंगे तो समान आकृति और समान ऊर्जा के होंगे। तो हमेशा संकरण के उपरांत समान आकृति और समान ऊर्जा के कक्षक प्राप्त होते हैं। संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण। संकर कक्षकों की संख्या संकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जैसा अभी मैंने आपसे कहा, मीथेन का निर्माण हो रहा है, तो हम कहें एक कार्बन का एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, तो कुल कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 4, एक s और 3 p। तो नए sp3 कितने बनेंगे? 4। जितने ऑर्बिटल आपस में भाग लेते हैं संकरण में, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। एक s और 2 p आपस में मानो मिलते हैं, संकरित कक्षक बनाते हैं, तो 3 बनेंगे, 3 sp2। एक s और एक p मिलते हैं तो 2 बनेंगे sp ऑर्बिटल। तो जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या संकर कक्षक बन जाते हैं। संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा और समान आकृति के होते हैं। संकर कक्षक स्थायी बंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। कारण क्या? कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, दिशात्मक प्रवृत्ति, और दिशात्मक प्रवृत्ति के होंगे
तो उनमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अधिक होगा। जितनी अतिव्यापन की मात्रा अधिक होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो सामान्य ऑर्बिटल की तुलना में या प्योर ऑर्बिटल की तुलना में हाइब्रिड ऑर्बिटल चूंकि डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए अधिक मजबूत बंध बनाते हैं। संकर कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में विभिन्न दिशाओं में या विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित हो जाते हैं, इसलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति को भी दर्शाता है। संकरण की मुख्य परिस्थितियां। परमाणु के संयुक्ता कोश में कक्षक संकरित होते हैं। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन होना आवश्यक नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट हो, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि संकरण में एम्प्टी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी कर सकते हैं और फुल फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तभी वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। खाली ऑर्बिटल भी कर सकता है, आधा भरा भी कर सकता है और पूरा भरा ऑर्बिटल भी संकरण में भाग ले सकता है। संकरण के प्रकार। पहला प्रकार देखें sp संकरण। मैंने क्या कहा था कि जब एक s और एक p, ये प्योर ऑर्बिटल की बात हो रही है, जब ये आपस में संकरित होंगे तो दो नए sp संकरित कक्षक बनाते हैं। जैसे मैंने कहा जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। इसे विकर्ण संकरण भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका BeCl2 आपको दिखाई दे रहा है कि BeCl2 में जब आपस में ये संकरित होंगे, संकरित के बाद में sp संकर कक्षक बना रहे हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो क्या बन गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे एक दूसरे से? अधिकतम दूरी कितनी? 180। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए बेरिलियम के, उसके बाद क्लोरीन का pz ऑर्बिटल आकर इनसे ओवरलैपिंग करेगा और दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड का प्रकार क्या होगा? यहाँ सिग्मा बॉन्ड का प्रकार होगा sp-pz। sp किसका? बेरिलियम का, और pz किसका? क्लोरीन का। तो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ज्यामिति होगी रेखीय और आबंध कोण होगा 180 डिग्री। sp2 संकरण। जब एक s कक्षक तथा दो p कक्षक संकरित होते हैं तो तीन नए sp2 संकरित कक्षक बनते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक s, एक px और एक py, ये आपस में संकरित हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है sp2 संकर कक्षक, और ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हो जाएंगे, यानी कि 120 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। जब बोरॉन का ये तीन sp2 संकरित कक्षक बन जाएंगे तब तीन क्लोरीन आकर इससे ओवरलैपिंग करेंगे और तीन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी? त्रिकोणीय समतलीय, और इसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। और तीन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, वो कौन से बनेंगे? sp2-pz सिग्मा बॉन्ड तीन बन जाते हैं, और इसकी जो ज्यामिति वो त्रिकोणीय समतलीय, आबंध कोण 120 डिग्री होता है। sp3 संकरण। जब एक s कक्षक और तीन p कक्षक आपस में संकरित होंगे तो चार नए sp3 संकरित कक्षक बनेंगे। बात आपके समझ में आ रही होगी। ज्यामिति इसकी चतुष्फल की होगी और आबंध कोण कितना होगा? 109.5 डिग्री होगा। आप यहाँ देख रहे हैं s, px, py, pz, चार नए बन गए sp3 संकरित कक्षक, और ये sp3 संकरित कक्षक इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, त्रिविमीय में या अंतराकाश में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। और उदाहरण आप देख रहे हैं CH4, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था। जब कार्बन के जब तक हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनते तब तक हाइड्रोजन आकर इनसे ओवरलैपिंग नहीं करता है। तो कार्बन के ऑर्बिटल 4 sp3 बन जाते हैं, फिर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इससे ओवरलैपिंग करता है, तो sp3 संकरण हो जाता है और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और आपको दिखाई दे रहा है इसमें ज्यामिति कैसी है? इसमें चतुष्फलकीय ज्यामिति है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट है। इसी प्रकार से अमोनिया और वाटर, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अमोनिया में एक लोन पेयर और वाटर में 2 लोन पेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3 होगा, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, लेकिन इसमें जो आकृति है एक की पिरामिडल होती है जबकि दूसरे में बैंड शेप्ड या वी शेप्ड आकृति होती है। तो इस क्लास में हमने कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी के बारे में जाना, हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे जिसमें d ऑर्बिटल होते हैं, और साथ साथ हम इसके अलावा हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। धन्यवाद।